रतन टाटा एक नाम जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में इज्जत और मोहब्बत का मुस्तहिक है। आज जब हम टाटा ग्रुप के बारे में सोचने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं एक ग्लोबल एम्पायर के बारे में। लेकिन ये कहानी, ये सक्सेस सिर्फ मेहनत और विजन से ही मुमकिन हुई थी। रतन टाटा का सफर एक ऑर्डिनरी इंसान से लेकर ग्लोबल आइकन तक काफी इंस्पायरिंग है। उनका बचपन, उनकी जिंदगी, उनके डिसीजंस, ये सब कुछ आसान नहीं था। रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक लेगेसी बनाया। उन्होंने अपनी लीडरशिप और वैल्यूज के साथ दुनिया को अपनी पहचान दी। इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे उन लम्हों तक जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, जब उनके पास सिर्फ अपनी मेहनत थी लेकिन उनका विजन था कुछ बड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं रतन टाटा की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो कभी अपने लिमिट्स को नहीं समझा और दुनिया को अपनी लीडरशिप के साथ बदल दिया। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 मुंबई में पैदा हुए। उनका बचपन एक ऐसी फैमिली से गुजरा था जो अपनी इंडस्ट्रियल वेंचर्स के साथ जाना जाता था। टाटा फैमिली की शनाख्त, उनका नाम एक बड़ा लेगेसी था। लेकिन रतन टाटा की पर्सनल जर्नी कुछ अलग थी। उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली को अपनी सक्सेस का रीजन नहीं समझा, बल्कि अपने हार्डवर्क और अपने डिसीजंस को अपनी असल पहचान बनाई। उनका बचपन कुछ ज्यादा आसान नहीं था। उनकी जिंदगी में कई इमोशनल स्ट्रगल्स थे जो इन्होंने अपनी अर्ली ईयर्स में फेस किए। जब रतन टाटा सिर्फ 7 साल के थे, उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। उस वक्त उन्होंने अपनी दादी लेडी नवाज बाई टाटा के साथ रहना शुरू किया। उनके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत क्लोज था और उनकी दादी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उनकी दादी की गाइडेंस और लव ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनाया। रतन टाटा ने अपनी अर्ली स्कूलिंग मुंबई में की थी, जहां उनका फोकस हमेशा एकेडमिक्स पर था। लेकिन उनके अंदर एक और पैशन भी था, वो था उनका डिजायर टू क्रिएट समथिंग बिगर देन हिमसेल्फ, कुछ ऐसा जो उनके सिर्फ फैमिली नेम तक लिमिटेड ना हो। रतन टाटा की स्कूलिंग बहुत नॉर्मल थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी एजुकेशन को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं समझा। उन्होंने हमेशा अपने स्कूल और कॉलेज में अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल से की, जो कि एक प्रेस्टिजियस स्कूल था। उस वक्त उनका फोकस सिर्फ ग्रेड्स पर नहीं था, बल्कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को भी एक्सप्लोर करते थे। कॉलेज के दिनों में रतन टाटा ने अपनी हायर एजुकेशन को ग्लोबल लेवल तक एक्सपैंड किया। उन्होंने अमेरिका की एक फेमस यूनिवर्सिटी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। ये उनका पहला कदम था जहां उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस से हटकर अपने पर्सनल करियर को एक्सप्लोर करने की सोची। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी एकेडमिक जर्नी को कंप्लीट की, लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि बिजनेस और इंडस्ट्री के बारे में सीखना ज्यादा जरूरी है। जब रतन टाटा अपनी स्टडीज कंप्लीट करके इंडिया वापस आए तो उनके पास एक विजन था, एक विजन जो सिर्फ उनकी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाने का नहीं बल्कि कुछ नया करने का था। उन्होंने सोचा कि अगर उनको अपनी फैमिली बिजनेस को संभालना है तो उन्हें अपने तरीकों को बदलना होगा। उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने अपनी जर्नी को अपने परिवार के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ चलाना शुरू किया। रतन टाटा ने अपनी करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप के एक एंट्री लेवल पोजीशन से की थी। आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसी फैमिली के हेयर जो वर्ल्ड फेमस है, उसके लिए बिजनेस में शुरुआत करना इतना मुश्किल क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि रतन टाटा ने अपनी पोजीशन को कभी प्रिविलेज नहीं समझा। उन्होंने सब कुछ अपने दम पर सीखा और अपने काम से अपनी वैल्यू बनाई। उन्होंने कम उम्र में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप किया। उन्होंने कभी भी अपनी पोजीशन को एक फॉर्मल टाइटल नहीं समझा। उनका अप्रोच काफी प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड था। टाटा ग्रुप के ऑफिस में शुरुआत करते वक्त रतन टाटा को अपने परिवार की लेगेसी को समझना और उसके चैलेंजेस को फेस करना था। ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक पर्सनल चैलेंज भी था। टाटा ग्रुप का स्ट्रक्चर बहुत ही कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल था, इसलिए रतन टाटा को अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करना और अपने आप को कंपनी के कल्चर में फिट करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। उनके लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज था जहां उनको अपनी लीडरशिप और विजन को साबित करना था। रतन टाटा को कंपनी में सबसे पहले जो काम मिला वो था स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और फैक्ट्रीज के डे टू डे ऑपरेशंस को संभालना। उन्होंने अपने अर्ली ईयर्स में बहुत ही हार्ड वर्क किया और सब कुछ सीखने की कोशिश की। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज था जहां उन्होंने अपने सीनियर्स और कोलीग्स से सीखा और अपनी लीडरशिप स्टाइल को रिफाइन किया। उन्होंने ये सीखा कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं होती, लीडरशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग विजन,
पीपल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। टाटा ग्रुप में उनका रोल ज्यादा फोकस था ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर। ये वो वक्त था जब उन्होंने अपने कंपनी के कोर बिजनेस को समझना शुरू किया और उनके माइंड में एक विजन शेप होने लगा, एक ऐसा विजन जो टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्केल पर लेकर जाए। रतन टाटा का लीडरशिप स्टाइल बहुत ही यूनिक था। उन्होंने अपने टीम मेंबर्स के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बनाया और उनके साथ काम करते हुए अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप किया। टाटा ग्रुप के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उस वक्त तक रतन टाटा को ये सब समझना था कि वो सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस के हीरो नहीं है, बल्कि उनके पास अपने डिसीजंस को प्रूव करने का एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। उन्होंने कभी भी अपने परिवार की लेगेसी को अपनी लीडरशिप का रीजन नहीं समझा। रतन टाटा के लिए सब कुछ उनके डिसीजंस पर डिपेंड करता था। उन्होंने अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करते वक्त हर डिसीजन में अपने वैल्यूज को प्रायोरिटाइज किया। टाटा ग्रुप के कल्चर में चेंजेस लाने के लिए उन्होंने काफी टाइम दिया और हर डिपार्टमेंट में अपनी टीम को एम्पावर करने की कोशिश की। जब उन्होंने टाटा ग्रुप के ऑपरेशन को समझना शुरू किया तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन और क्लियर विजन की जरूरत है। ये विजन उन्होंने अपनी लीडरशिप जर्नी के अगले स्टेप्स के लिए तैयार किया। उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को सिर्फ एक लेगेसी नहीं समझा, बल्कि उन्होंने सोचा कि कैसे वो टाटा ग्रुप को मॉडर्न और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। रतन टाटा की लीडरशिप में जो पहली बड़ी शिफ्ट हुई वो था उनका फोकस इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन पर। टाटा ग्रुप का स्ट्रक्चर पुराना हो गया था और उन्होंने सोचा कि अगर वो अपनी कंपनी को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो उन्हें नए बिजनेस वेंचर्स में डाइवर्सिफाई करना होगा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ली, जिसमें पहले टाटा ग्रुप के इंटरनल ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया गया। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसे बिजनेसेस में उन्होंने एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत इनिशिएटिव्स लिए। उनका अप्रोच हमेशा प्रैक्टिकल था, लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप में बहुत सारे बोल्ड डिसीजंस भी लिए। ये वो वक्त था जब उन्होंने अपनी लीडरशिप को इवॉल्व करते हुए अपने सीनियर्स और कोलीग्स के बीच अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई किया। उन्होंने ये सीखा कि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना भी था और उनको अपॉर्चुनिटीज देना और कंपनी को ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करने के लिए भी तैयार करना था। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को संभाला, उन्होंने सिर्फ अपनी कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने कंट्री और परिवार के लेगेसी के लिए भी काफी मुश्किल डिसीजंस लेने थे। उनके लिए ये सफर कभी आसान नहीं था। ये वो वक्त था जब टाटा ग्रुप को नए दौर में ले जाने के लिए नई सोच और नई विजन की जरूरत थी। एक ऐसा चैलेंज जो रतन टाटा के सामने आया वो था टाटा ग्रुप के ओल्ड गार्ड और मॉडर्नाइजेशन के बीच का बैलेंस। टाटा ग्रुप के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और बोर्ड मेंबर्स काफी कंजर्वेटिव थे। उन्होंने हमेशा अपनी कंपनी को ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स के अंडर ऑपरेट किया, लेकिन रतन टाटा का विजन कुछ और था। उन्होंने सोचा था कि अगर टाटा ग्रुप को ग्लोबल मार्केट्स में कम्पीट करना है तो उसे अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को मॉडर्नाइज करना होगा। उन्होंने अपनी लीडरशिप में सबसे पहला चैलेंज ये समझा कि कैसे वो अपने सीनियर लीडरशिप को कन्विंस कर सके कि नई चेंजेस जरूरी हैं। रतन टाटा को पता था कि ये स्टेप उनके लिए अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होगा। उन्होंने अपनी टीम को क्लियर डायरेक्शन दी और कंपनी के स्ट्रक्चर में कुछ मेजर चेंजेस किए। उन्होंने अपनी लीडरशिप में सबसे पहली बात जो सीखी वो थी लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग अ बॉस, इट्स अबाउट बीइंग द गाइड। उन्होंने अपने कोलीग्स को अपने विजन के साथ इंस्पायर करने की कोशिश की। उन्होंने अपने टीम को ये बताया कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ जरूरी है। ये फिलॉसफी उन्होंने अपनी कंपनी के हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया। जब टाटा ग्रुप को नए दौर में ले जाने का वक्त आया तो रतन टाटा ने अपनी टीम के साथ मिलकर इनोवेशन में फोकस किया। उन्होंने अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस किया और हर डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन किया। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसे बिजनेसेस को मॉडर्नाइज करते हुए उन्होंने ये इंश्योर किया कि कंपनी की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। एक और बड़ा चैलेंज रतन टाटा के लिए ये था कि वो अपने विजन को इंटरनेशनल लेवल तक कैसे ले जाए। टाटा ग्रुप का इंटरनेशनल प्रेजेंस काफी लिमिटेड था और रतन टाटा का विजन था कि वो अपनी कंपनी को ग्लोबल मार्केट्स में एस्टैब्लिश कर सके। उन्होंने अपनी लीडरशिप में ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए कई स्टेप्स लिए, जैसे कि टाटा मोटर्स का एक्विजिशन ऑफ जैगुआर लैंड रोवर। ये डिसीजन सिर्फ उन्होंने अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि टाटा ग्रुप की इंटरनेशनल रेपुटेशन एनहांस करने के लिए लिया था। ये एक्विजिशन बहुत रिस्की था। टाटा मोटर्स को स्टील में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए ग्लोबल स्केल पर कम्पीट करना था, लेकिन रतन टाटा ने अपने बिलीफ को मेंटेन किया। उन्होंने ये समझा कि अगर टाटा ग्रुप्स को ग्लोबल मार्केट्स में सर्वाइव करना है तो उन्हें अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को एम्ब्रेस करना होगा। इस डिसीजन के बाद टाटा मोटर्स ने अपने आप को ग्लोबल कार इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश किया। ये डील सिर्फ एक बिजनेस एक्विजिशन नहीं थी, ये रतन टाटा की लीडरशिप की एक शाइनिंग एग्जाम्पल थी। उन्होंने ये प्रूव किया था कि कभी कभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा रिस्की होती हैं और जब आप रिस्क लेते हैं तो आपको अपने विजन
और बिलीव्स पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। रतन टाटा का लीडरशिप स्टाइल सिर्फ इनोवेशन तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने अपनी लीडरशिप में एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस किया और वो था एथिकल लीडरशिप। टाटा ग्रुप को लीड करते हुए उन्होंने कभी अपनी इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने बिजनेस डिसीजंस में एथिक्स को सबसे पहले रखा। रतन टाटा के लिए एक लीडर की पहचान उसके एथिकल डिसीजन से होती है। उन्होंने अपने लीडरशिप में ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट किया। ये उनके लीडरशिप स्टाइल के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था और इसी वजह से उनके लीडरशिप स्टाइल को दुनिया भर में इज्जत दी गई। उन्होंने अपने करियर के हर एक स्टेज पे ये साबित किया कि एक सक्सेसफुल लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करे, बल्कि वो होता है जो अपने लोगों को इंस्पायर करे, अपनी टीम को एम्पावर करे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल और सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करे। रतन टाटा की लीडरशिप के दौरान टाटा ग्रुप ने कई सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स अचीव किए। उन्होंने अपने विजन को सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी रियल कर दिया। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने न सिर्फ अपनी पुरानी लेगेसी को संभाला बल्कि नई हाइट्स तक पहुंचाया। उन्होंने अपने डिसीजन से ये प्रूव किया कि लीडरशिप का असली मकसद सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना नहीं है बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी पोजीशन में लाना होता है जहां वो ग्लोबल स्केल पर रिस्पेक्ट और रिकग्निशन हासिल कर सके। टाटा स्टील की कहानी की एक क्लासिक एग्जांपल है टाटा स्टील, जो इंडिया की सबसे पुरानी और बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। रतन टाटा की लीडरशिप में नए दौर में पाई थी। टाटा स्टील को इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए कई चैलेंजेस फेस किए, मगर रतन टाटा ने अपनी लीडरशिप में मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए टाटा स्टील को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा स्टील को एक ऐसे टाइम पे एक्सपैंड किया जब वर्ल्ड स्टील इंडस्ट्री में टफ कंपटीशन था। टाटा स्टील ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया और उन्होंने सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया। रतन टाटा का फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं था बल्कि उन्होंने कंपनी को सोशली रिस्पॉन्सिबल भी बनाया। उन्होंने टाटा स्टील को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आया जहां कंपनी का फोकस प्रॉफिट के साथ साथ एनवायरनमेंट और सोसाइटी की वेलबींग पर भी था। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम आज दुनिया के सबसे बड़े आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर्स में लिया जाता है। टीसीएस का एक्सपेंशन और ग्रोथ रतन टाटा के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का नतीजा था। उन्होंने टीसीएस को एक ग्लोबल आईटी प्लेयर बनाया और उनका विजन था कि टीसीएस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे। टीसीएस की ग्लोबल सक्सेस रतन टाटा की इनोवेटिव अप्रोच का रिजल्ट था। उन्होंने टीसीएस को इंटरनेशनल मार्केट्स में एस्टैब्लिश करते हुए ग्लोबल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज से कनेक्ट किया। उन्होंने टीसीएस को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया और ये कंपनी आज अपनी फील्ड की लीडर है। रतन टाटा ने अपनी लीडरशिप में आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी रीडिफाइन किया, जहां उन्होंने हर स्टेप पर क्वालिटी और एक्सीलेंस को प्रायोरिटाइज किया। एक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था टाटा मोटर्स की सक्सेस। टाटा मोटर्स के अंडर रतन टाटा ने काफी बोल्ड डिसीजंस लिए, जिसमें से सबसे बड़ा डिसीजन था नैनो कार का लॉन्च। नैनो कार का लॉन्च एक बहुत डेयरिंग डिसीजन था जो टाटा ग्रुप को एक नई आइडेंटिटी दे रहा था। नैनो को वर्ल्ड चीपेस्ट कार बनाने का विजन रतन टाटा के इनोवेटिव थिंकिंग का रिफ्लेक्शन था। टाटा नैनो ने कार इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। ये एक अफोर्डेबल और कॉम्पैक्ट कार थी जो इंडिया के मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए परफेक्ट थी। नैनो का विजन रतन टाटा का था एक ऐसी कार जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो और उनके लाइफस्टाइल को बेटर बनाए। नैनो की सक्सेस और फेलियर दोनों रतन टाटा की लीडरशिप में अपने विजन को पूरा करने की कोशिश का पार्ट था। रतन टाटा का विजन सिर्फ एक या दो सेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने टाटा ग्रुप के अंडर कई डाइवर्स वेंचर्स को एक्सप्लोर किया, जैसे टाटा केमिकल्स, टाटा पावर और ताज होटल्स। उन्होंने ये समझा कि अगर टाटा ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर सक्सेस मिलनी है तो उन्हें हर इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करना होगा। टाटा ग्रुप ने एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी और केमिकल इंडस्ट्रीज में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन किया। ताज होटल्स, जो कि टाटा ग्रुप का एक आइकॉनिक ब्रांड है, रतन टाटा की लीडरशिप के अंडर एक ग्लोबल लग्जरी होटल ब्रांड बन गया। ताज होटल्स की ग्लोबल एक्सपेंशन और उसका ट्रांसफॉर्मेशन रतन टाटा की बिजनेस एक्यूमेंट का एक परफेक्ट एग्जांपल है। उन्होंने ताज होटल्स को एक लग्जरी ब्रांड से लेकर एक ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी जायंट बना दिया। रतन टाटा ने हर वेंचर में इनोवेशन और क्वालिटी को सबसे पहले रखा। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ब्रांड के रूप में पोजीशन किया जो सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं बल्कि अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने अपनी लीडरशिप में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रायोरिटाइज किया और टाटा ग्रुप के अंडर अपने एम्प्लॉइज, एनवायरनमेंट और सोसाइटी के लिए इनिशिएटिव्स चलाए। रतन टाटा ने अपनी लीडरशिप में यह साबित किया कि बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना जरूरी है। उन्होंने
टाटा ग्रुप को एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी बनाया, जहां उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं था बल्कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर भी था। उन्होंने ये समझा कि जब आप अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करते हैं तो आप अपने बिजनेस को भी लॉन्ग टर्म सक्सेस दे रहे होते हैं। रतन टाटा की मेजर अचीवमेंट्स का रिकॉग्निशन दुनिया भर में होता है। उनको अपने बिजनेस अचीवमेंट्स के लिए कई अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए नहीं बल्कि पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन बना। उनकी लीडरशिप और उनके विजन को दुनिया भर में रिस्पेक्ट किया गया। रतन टाटा की लीडरशिप का इम्पैक्ट सिर्फ टाटा ग्रुप तक लिमिटेड नहीं था। उनका विजन और उनके डिसीजंस ने इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को रीशेप किया। उन्होंने अपनी लीडरशिप में न सिर्फ एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन को लीड किया बल्कि उन्होंने अपने देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। रतन टाटा की लेगेसी आज भी हर फील्ड में महसूस की जाती है। उनके लीडरशिप, एथिक्स एंड वैल्यूज का इन्फ्लुएंस न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में है। रतन टाटा का विजन था कि टाटा ग्रुप को सिर्फ एक बिजनेस जायंट नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल कॉर्पोरेट एंटिटी बनाया जाए। उन्होंने अपनी लीडरशिप में जो चेंजेस लाए, जिसने न सिर्फ कंपनी को एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया बल्कि उसे एक मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया। उन्होंने ये समझा जब बिजनेस को अपने सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होता है तो अपनी कम्युनिटी और देश के लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने अपने हर प्रोजेक्ट में सोशल वेलफेयर को अपनी प्रायोरिटी बनाई। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट जैसे एरियाज में अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए और ये इनिशिएटिव्स आज भी इंडिया के कई हिस्सों में लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। टाटा ग्रुप के अंडर रतन टाटा की लीडरशिप में कई ऐसे इनिशिएटिव्स शुरू किए गए जो डायरेक्टली इंडिया के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर जैसे हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स जो कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च में आगे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जहां वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, ये सब रतन टाटा की विजन का पार्ट था। उन्होंने ये प्रूव किया कि एक बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए बल्कि वो अपने देश की ग्रोथ और वेलबींग में भी कंट्रीब्यूट करे। रतन टाटा की लीडरशिप का एक और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उनकी कमिटमेंट थी रूरल डेवलपमेंट की तरफ। उन्होंने टाटा ग्रुप के अंडर ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जो रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ उनके बिजनेस गोल्स को अचीव कर रहे थे बल्कि उन्होंने अपने देश के रूरल पॉपुलेशन की जिंदगी में भी फर्क डाला। रतन टाटा का ग्लोबल विजन भी बहुत इम्पैक्टफुल था। उन्होंने टाटा ग्रुप का एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। रतन टाटा की लीडरशिप ने उनको एक रिस्पेक्टेड ग्लोबल फिगर बनाया। उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी लीडरशिप और विजन को दिखाया और उनके डिसीजन से न सिर्फ टाटा ग्रुप को बल्कि इंडिया को भी ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर एक प्रोमिनेंट पोजीशन पर ला दिया। उनका इम्पैक्ट सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने अपने एथिकल लीडरशिप से दुनिया भर में बिजनेस प्रैक्टिसेस को रीडिफाइन किया। रतन टाटा की लेगेसी आज भी नए एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपनी लीडरशिप जर्नी के दौरान जो लेसन सीखे वो आज भी उनको यंग लीडर्स के साथ शेयर करते थे। उनका बिलीफ था कि सक्सेसफुल लीडरशिप सिर्फ बिजनेस एक्यूमेंट तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए बल्कि वो अपने टीम को मोटिवेट करे, अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करे और अपने एथिकल वैल्यूज को मेंटेन करने पर भी डिपेंड करती है। रतन टाटा का इम्पैक्ट उनकी रिटायरमेंट के बाद ही महसूस किया जाता था। उन्होंने अपनी लीडरशिप में जो प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए वो आज भी टाटा ग्रुप के कल्चर का हिस्सा है। उनका इन्फ्लुएंस नए लीडर्स और बिजनेसेस के लिए एक रोड मैप बन गया है। रतन टाटा की लीडरशिप का सबसे बड़ा लेसन ये था, अ लीडर इज समवन हु बिल्ड्स अ लेगेसी that transcends generations। उन्होंने अपने करियर के दौरान ये प्रूव किया कि एक लीडर अपने एक्शंस और डिसीजंस के जरिए अपनी कंपनी और अपने देश को एक बेटर फ्यूचर दे सकता है। रतन टाटा की लीडरशिप ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया बल्कि उन्होंने अपने देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। रतन टाटा की लीडरशिप सिर्फ उनके डिसीजंस तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि उनका हर एक डिसीजन उनकी डीप रूटेड फिलॉसफी और वैल्यूज का रिफ्लेक्शन था। उन्होंने अपनी लीडरशिप में जो फिलॉसफी अडॉप्ट की वो न सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए बल्कि दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स के लिए एक रोल मॉडल बन गई। उन्होंने अपने लीडरशिप स्टाइल को इंटेग्रिटी, एम्पैथी और ह्यूमिलिटी के साथ शेप दिया जो उनको दूसरे बिजनेस लीडर्स से अलग बनाता था।
रतन टाटा का लीडरशिप स्टाइल अगर एक वर्ड में डिफाइन किया जाए तो वो है एम्पैथी। उन्होंने अपनी लीडरशिप में कभी अपने लोगों को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं समझा, बल्कि उन्होंने उनको अपनी टीम का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया। उनका बिलीव था कि एक सक्सेसफुल लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ अपनी टीम से काम ले, बल्कि जो अपने लोगों को समझे, उनकी जरूरतों को समझे और उन्हें उनके पोटेंशियल तक पहुंचाने का मौका दे। उन्होंने अपने लीडरशिप में लीड बाय एग्जाम्पल का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया। रतन टाटा खुद अपने एक्शंस से अपनी टीम को इंस्पायर करते थे। उन्होंने कभी जो अपनी टीम को काम करने के लिए कहा, वो खुद पहले वो काम करके दिखाते थे। उनकी ये अप्रोच उनको सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक मेंटोर भी बनाती थी। वो अपनी टीम के लिए एक गाइड, एक टीचर और एक मोटिवेटर थे, जिन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉइज को उनके बेस्ट वर्जन बनने के लिए इंकरेज किया। रतन टाटा के लिए एक लीडर की पहचान उसकी इंटेग्रिटी के साथ होती है। उन्होंने अपने करियर के दौरान ये साबित किया कि एथिक्स को हमेशा अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में इंक्लूड करना चाहिए। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अपनी लॉन्ग टर्म रेपुटेशन को सैक्रिफाइस किया जाए। ये फिलॉसफी उनकी लीडरशिप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता था और उनको दुनिया भर में इज्जत दिलाता था। रतन टाटा की लीडरशिप में दूसरा की एस्पेक्ट था ह्यूमिलिटी। चाहे वो एक बोर्ड रूम हो या फील्ड विजिट, उन्होंने कभी अपनी पोजीशन को अपने एम्प्लॉइज से ऊपर नहीं समझा। उन्होंने अपनी टीम के हर एक मेंबर को वैल्यू किया और उनका बिलीफ था कि एक सक्सेसफुल लीडर वो होता है जो अपने कोलीग्स को वैल्यू दे और उनके ओपिनियंस को सुनने की कोशिश करे और उनके आइडियाज को सीरियसली कंसिडर करे। उन्होंने अपने लीडरशिप स्टाइल में ट्रांसपेरेंसी और कोलैबोरेशन को अपनाया, जो उनको एक अप्रोचेबल और रिस्पेक्टेड लीडर बनाता था। रतन टाटा के लीडरशिप स्टाइल का एक और इम्पोर्टेंट पिलर था विजनरी थिंकिंग। उन्होंने हमेशा अपने बिजनेस डिसीजंस को फ्यूचर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखा। उन्होंने अपने कंपनी के गोल्स को सिर्फ आज के दिन तक नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस तक अलाइन किया। रतन टाटा का विजन था कि टाटा ग्रुप को सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बल्कि एक ग्लोबल लीडर बनाया जाए। उन्होंने हर स्टेप पर रिस्क लिए, नए वेंचर्स में इन्वेस्ट किया और नई मार्केट्स को एक्सप्लोर किया। रतन टाटा की लीडरशिप पे जो सबसे बड़ा चेंज आया वो था उनका फोकस इनोवेशन पर। उन्होंने अपनी कंपनी को ऐसे चैलेंजेस दिए जो उनके कॉम्पिटिटर्स को ना सिर्फ चैलेंज कर सके बल्कि उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सके। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट एक परफेक्ट एग्जांपल था। ये डिसीजन उन्होंने अपनी लीडरशिप में किया, जो ना सिर्फ इनोवेशन का एग्जांपल था बल्कि ये भी साबित करता था कि रतन टाटा का लीडरशिप स्टाइल रिस्क टेकिंग और बोल्ड डिसीजन मेकिंग को एम्ब्रेस करना था। रतन टाटा की लीडरशिप में जो सबसे खास बात थी वो थी उनका फोकस अपने एम्प्लॉइज और स्टेक होल्डर्स की वेलबींग पर। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रखा बल्कि अपने एम्प्लॉइज के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। उन्होंने हमेशा अपनी कंपनी को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया और इस अप्रोच ने उनके एम्प्लॉइज में लॉयल्टी और रिस्पेक्ट क्रिएट की। उनका बिलीफ था कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट करते हैं, उन्हें ग्रो करने का मौका देते हैं, तो वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को अचीव करते हैं। रतन टाटा का लीडरशिप स्टाइल हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा। उन्होंने अपनी टीम को कभी सेटल नहीं होने दिया बल्कि उनको कांस्टेंट ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट की तरफ इंस्पायर किया। उन्होंने अपने लीडरशिप स्टाइल में एक ऐसे कल्चर को फोस्टर किया जहां इनोवेशन, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन को इनकरेज किया जाए। उन्होंने ये साबित किया कि एक लीडर का असली काम अपने लोगों को उनके पोटेंशियल तक ले जाना और उन्हें अपनी लीडरशिप के जरिए नए आइडियाज और सॉल्यूशंस तक पहुंचाना है। रतन टाटा की लीडरशिप का लेगेसी उनकी फिलॉसफी और वैल्यूज के थ्रू जिंदा रहेगी। उन्होंने अपने लीडरशिप स्टाइल को अपने एथिकल वैल्यूज, विजन और एम्पैथी से शेप दिया। आज भी उनका लीडरशिप स्टाइल दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में स्टडी होता है। उनका बिलीफ था कि एक लीडरशिप सिर्फ एक पोजीशन का नाम नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी टीम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी सोसाइटी के लिए निभाते थे। रतन टाटा एक ऐसे लीडर जिन्होंने दुनिया भर में अपने वैल्यूज और विजन के जरिए लोगों का दिल जीता और अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनकी मौत 9 अक्टूबर 2024 में हुई। उनका जाना ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी क्योंकि उन्होंने जो वैल्यूज और बिलीव्स क्रिएट किए थे वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन और उनकी सोसाइटी में डीपली रूटेड है। रतन टाटा की मौत एक ऐसे सफर की इंतहा थी जो सिर्फ इंडिया के बिजनेसमैन का नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन का था। वो हमेशा एक हम्बल और एम्पैथेटिक लीडर के रूप में याद रहेंगे। उन्होंने जो फाउंडेशन रखी वो एक ब्लूप्रिंट है हर एक नए लीडर के लिए। टाटा ग्रुप के अंदर जो वैल्यूज और बिलीव्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए वो आज भी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिसीजन का हिस्सा है। रतन टाटा का फोकस हमेशा एथिकल लीडरशिप और सोशल इम्पैक्ट पर था और उनकी ये लेगेसी हमेशा उनकी याद दिलाते रहेगी। उन्होंने ये कहा था कि एक लीडर का काम अपनी आगे वाली जनरेशंस के लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करना है
आज भी उनकी ये वैल्यूज नए एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करती हैं। रतन टाटा का नाम उन लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा जो एक बेटर दुनिया के लिए काम करते हैं। रतन टाटा की कहानी एक रिमाइंडर है कि असली लीडरशिप का मतलब है अपनी डिसीजन से लोगों की जिंदगी को इंस्पायर करना और उनको बेहतर बनाना। उनका सफर खत्म हो गया, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमेशा जिंदा रहेगा। उनका नाम हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाएगा, जो अपनी सिंप्लिसिटी, एथिक्स और विजन के जरिए दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाता गया।